देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या होता है कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करेंगे ना, ध्यान सुनिएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या होता है कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करेंगे ना, व्हाइट लाइट बोलने का मतलब सूरज भगवान का रोशनी, सनलाइट, बात समझ में है? तो अगर सनलाइट को पास करेंगे, व्हाइट लाइट को पास करेंगे, तब जो प्रिज्म है ना उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में बांट देता है, बात समझ में है? उसको डिस्पर्स कर देता है और इसी घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे अभी बाहर में धूप निकला हुआ है, उसके अंदर आप ऐसे प्रिज्म को रखेंगे ना, बात समझ में है? तब वह जो सूरज भगवान का रोशनी है ना, ये बटेगा 7 प्रकाश में, 7 कलर में बटेगा, और जो 7 कलर में बटेगा ना, चला 7 कलर में जो बटेगा उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्रिज्म से जो है ना व्हाइट कलर को पास किया जाए, व्हाइट लाइट को पास किया जाए, तब व्हाइट लाइट बट जाएगा 7 कलर में, और इसको अपन लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे फोटो, ठीक है, और फिर हम लोग सीखेंगे कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का फोटो बनाने के लिए हम लोग को चूंकि पढ़ना है ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में, तो हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म का कहानी ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में एक टर्म आपको और जानना है, जैसे अभी हम लोग जो प्रिज्म बनाएंगे ना, उससे हम लोग पास कर रहे हैं व्हाइट लाइट को। थोड़ा देर में जब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे ना, इससे व्हाइट लाइट को पास नहीं करेंगे, इससे पास करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमो यानी कलर, यानी सिंगल कलर की लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये सब जो लाइट होता है ना, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब भी हम लोग व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं। 2-3 चीजें भैया जी जिसको आप सुन लेंगे इधर। अगर ये मेरे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, अब प्रिज्म से हम लोग ऐसे व्हाइट लाइट को ऐसे पास कर रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ पे हम लिख देते हैं साफ साफ कि ये जो लाइट है, चला, इसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट लाइट या व्हाइट रे, कुछ भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग पार कर दिया प्रिज्म से। अगर यह प्रिज्म नहीं होता तो यह लाइट रे सीधा इस डायरेक्शन में से चला जाता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन ये बीच में आ गया है प्रिज्म, आ गया है प्रिज्म, तो लाइट रे यहां से यहां तक जब जाएगा ना, तो प्रिज्म बना हुआ है किससे? ग्लास से। बाहर में क्या रखा हुआ है? बाहर में है एयर, तो चूंकि मीडियम चेंज कर रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा ना, तो लाइट यहाँ पे करेगा रिफ्रैक्ट। लेकिन रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, चला, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। लाइट रिफ्रैक्ट ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुड़ जाएगा। अगर व्हाइट कलर रहा, चला, देखो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 गो डब्बा बनना चाहिए, 7 गो लाइन नहीं होना चाहिए, लाइन होगा 8 गो, तो डब्बा बनेगा कै गो? 7 गो। बात समझ में आया? अब सुनिए, यहां से लाइट रे को अब अपन लोग क्या करते हैं, दोनों जगह से आपको दिखना चाहिए कि लाइट रे मुड़ा हुआ है, बात समझ में आया? और लाइट रे एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, तो हम लोग लाइट रे को ऐसे मुड़ा दे रहे हैं। आप हम मेरा फोटो देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एकदम मास्टर साहब साफ साफ लाइट रे मुड़ा हुआ है। सामने में वो व्हाइट कलर का हम लोग स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन मतलब व्हाइट कलर का जो लेयर होता है, दैट इज द स्क्रीन। तो हमने एक यहाँ पे व्हाइट कलर का लेयर ले रखा है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग इस पे दे देंगे एरो का निशान कि लाइट रे किधर को या किधर को गया, तो यहाँ से व्हाइट रे आया, व्हाइट रे आया, और उसके बाद व्हाइट रे इस डायरेक्शन में ग्रो किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लाइट रे इस डायरेक्शन में से बढ़ा है, बात समझ में आ रहा है? चला, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट करने का मतलब, अगर व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करेंगे, तब यह व्हाइट लाइट बाद में 7 कलर में बढ़ जाएगा, और इस घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, चला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, ये 7 कलर कौन कौन सा होता है? इस 7 कलर को अपन लोग पता है क्या बोलते हैं? इस 7 कलर को बोलते हैं विबग्योर, ये आप जानते ही होंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बात समझ में? अब इसमें लिखना है, नीचे से लिखना है, बात समझ में? तो सबसे नीचे होगा वायलेट, सबसे ऊपर होगा रेड। ये बात आपको समझ में? अब बीच में जो बाकी कलर है उसको आप भर लेंगे। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ में आया? अब सुनिए, अच्छा, ये जो 7 कलर का बैंड एक साथ आपको मिलता है ना, जैसे प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट्स को पास करेंगे, तो जो 7 रंग का पट्टी आपको मिलेगा ना, 7 कलर का जो पट्टी आपको मिलेगा, ये जो बैंड मिलेगा, इस बैंड को एक नया नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? रेड से लेकर के वायलेट तक का ये जो आपको ऐसे पट्टी दिखाई दे रहा है, इस वाले पट्टी को पता है क्या बोलते हैं? इस वाले बैंड को अपन लोग बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, चला, स्पेक्ट्रम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो बोलना है ना कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कीजिए, तब वो 7 कलर में बटेगा नहीं बटेगा, और 7 कलर में बटने के बाद आपको स्क्रीन पे एक बैंड प्राप्त होगा, उस बैंड में 7 कलर रहेगा। स्पेक्ट्रम मतलब है ना डिस्पर्सन वाला 7 कलर, यानी विबग्योर रहेगा। अरे जो बैंड आपको मिलेगा ना, इसी बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, चला, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में भी वही 7 कलर होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ग्रीन, येलो, यही होता है ना, ऑरेंज और रेड।
अच्छा एक बात और समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कभी जब पूछ देता है कि मीन कलर कौन सा होगा। मीन कलर कहने का मतलब समझ में, बीच में कौन सा रंग होगा। तो ऐसा मत सोचना है बुद्धि लगा के कि 3 गोयने से घास काट दीजिए, 3 गोयने से घास काट दीजिए, तो बीच में कौन सा आ गया, ग्रीन। तो बीच वाला कलर कौन सा है, ग्रीन। अक्सर बच्चा ग्रीन मार्क आता है, लेकिन ये आंसर है गलत। पता है क्या होता है, अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे ना चला या डिस्पर्सन करवाएंगे, तो कहानी पहले सुनिए, हम लोग सबका वजह जानेंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, तो पता है सबसे ज्यादा पैच किसका होता है, रेड कलर का। इसके उससे कम पैच किसका होता है, ऑरेंज कलर का। उससे उससे कम वाला क्या होगा, ग्रीन। बात समझ में, येलो ना, येलो। उसके बाद सबसे, उसके बाद क्या होगा, ग्रीन। उसके बाद क्या होगा, ब्लू। उसके बाद क्या होगा, इंडिगो। सबसे लास्ट में क्या होगा, वायलेट। ऊपर का कलर सबसे ज्यादा होता है, ऊपर से जैसे जैसे आते जाएंगे तो कलर का मोटाई ऐसे घटते जाता है। जैसे अगर आप रेनबो देखे होंगे ना, तो रेनबो में ऊपर का जो पैचेज है, जो ज्यादा बड़ा बड़ा है, वो आपको साफ साफ नजर आएगा, लेकिन नीचे का कलर उतना बढ़िया नजर नहीं आता है, वो मुश्किल से एक लाइन जैसा नजर आता है। बात समझ में, अगर आप कोई भी रेनबो देखेंगे तो रेड ऑरेंज येलो एकदम चकाचक नजर आएगा। बात समझ में। अब इधर का, अब पता है क्या होता है, रियल में क्या होता है, अगर आप किसी स्पेक्ट्रम को देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर का 2 कलर मिला के जितना बड़ा एरिया कवर करता है, और नीचे का 4 कलर मिला के जितना बड़ा एरिया कवर करता है, वो दोनों बराबर होता है। बात समझ में, कि ऊपर का 2 कलर मिला के जितना बड़ा एरिया कवर करता है, और नीचे का 4 कलर मिला के जितना बड़ा एरिया कवर करता है, तो बराबर होता है दोनों। तो बीच में कौन सा बच गया, येलो। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मीन कलर कौन सा होता है, तो याद रखेगा कि मीन कलर ग्रीन नहीं होता है, मीन कलर कौन सा होता है, येलो। यहाँ तक गड़बड़ कर देंगे आपके, सब ठीक है, सब ठीक है। अभी के बाद जब भी हम लोग ये बनाएंगे, मतलब डिस्पर्सन बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे, तो हम लोग मात्र 3 ही कलर का इस्तेमाल करेंगे, रेड, वायलेट, अब बीच में एक और बनाएंगे येलो। येलो मतलब मीन कलर बनाएंगे। बात समझ में। और अगर कोई आदमी सिंगल लाइन खींचता है, तो सिंगल लाइन खींचने का मतलब येलो लाइन खींच रहा है। कौन सा लाइन खींच रहा है, चला येलो, जैसे फाइनल वगैरह से। और याद रखिएगा मीन कलर येलो ही होता है, क्योंकि एरिया बराबर नहीं होता है। वैसे ही अगर न्यूटन साहब का डिस्क बनाना है, तो न्यूटनियन डिस्क हमने आपको पढ़ाया, तो न्यूटनियन डिस्क को भी इन्हीं 7 रंगों से भरा जाता है। अगर कोई आदमी बोलेगा कि 7 कलर को सेम प्रोपोर्शन में भर देंगे, तो बहुत स्पीड में घुमाना पड़ेगा, या तब उतना वाइट दिखे भी नहीं। लेकिन अगर आप उस प्रोपोर्शन में भरते हैं कि सबसे ज्यादा एरिया रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उससे कम ग्रीन का, ऐसे, ठीक है, थोड़ा घटते हुए प्रोपोर्शन में, और उसके बाद उसको घुमाएंगे, तब आपको एकदम व्हाइट फील होगा। ये बतवा समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि मतलब प्रिज्म में ऐसा खास बात क्या है कि व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं तो 7 कलर में बटिया जा रहा है। ये बतवा समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग इसका वजह जानते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रवचन लिखने के बाद, लेकिन प्रवचन वैसे लिखेंगे नहीं, पहले आपको एक फोटो बनाना पड़ेगा। उधर वाला फोटो नहीं बना लेना है, ये भी नहीं बनाना है, नहीं ये बनाना है, सिर्फ ये वाला बनाना है। बन पाएगा फोटो आपसे। कल चुनाव में जो भी पार्टी हारे या जीते, एक आदमी के हार से हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर्सनली तौर पे बहुत बुरा लगा कि उसको नहीं हारना चाहिए था चुनाव। और उन आदमी का नाम है तेज प्रताप यादव। उनको चुनाव नहीं हारना चाहिए था, लेकिन तेजू भैया चुनाव हार गए। ठीक है, तो तेजू भैया जो चुनाव हार गए ना, ये मेरे मतलब पर्सनली तौर पे देखा जाए तो बुरा लगा। उनको चुनाव नहीं हारना चाहिए था। उनका सिचुएशन देख के हमको यही बात याद आता है, देहात में कहावत है कि अगर आपका समय खराब चल रहा है ना, तो आप ऊंट पे बैठे रहेंगे तब ये कुत्ता काट लेगा। तो वही सिचुएशन आ गया है। शुरुआत में घर से लोग निकाला, पार्टी से निकाला, अभी आदमी पूरा दिन रात एक करके जो है ना मेहनत किए, जोरदार मेहनत किए। ठीक है, महुआ के बारे में जो लोग जाना होना भी, तो उसमें इनका योगदान है बढ़िया। और बहुत मेहनत करने के बाद पार्टी बनाए, बहुत जोरदार मेहनत किए, इसके बावजूद चुनाव हार गए। यह तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ठीक है, अब टाइम देखो, टाइम खराब चलेगा ना, आप कुछ भी करेंगे ना, आप सोना को पकड़ेंगे वो भी राख हो जाएगा। ना कि डिस्पर्सन क्यों होता है, इसका वजह क्या बताना है। बोलिएगा कि जितना कलर होता है ना मास्टर साहब, जो भी कलर है, उस सारे के सारे कलर का जो है ना वेवलेंथ अलग अलग होता है। सबसे पहला बात, जितना भी कलर है, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं कलर, उस सारे के सारे कलर का लेमडा, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, उस वाले वेवलेंथ का वैल्यू होता है अलग अलग। वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, चला अलग अलग। और चूंकि वेवलेंथ का वैल्यू अलग अलग है, इसके बाद एक आदमी का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, हम सब कुछ एकदम डिटेल में लिख देते हैं, CAUCHY। बात समझ में। इन्होंने एक नियम दिया है, जिनको काउसी बोल सकते हैं या काउची, कुछ भी बोल सकते हैं, काउसी। और इन्होंने एक नियम दिया, ध्यान से सुनिए ना,
इन्होंने एक नियम दे रखा है। और क्या नियम दे रखा है? उन्होंने बोला है ना कि कोई भी जो मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ डेट लाइट। फिर से सुनिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ डेट लाइट। और इन्होंने इसके लिए एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन यानी फार्मूला टाइप से दे रखा है। तो हम लोग इनके रिलेशन को लिखते हैं। इन्होंने बताया ना कि जो म्यू का वैल्यू होगा ना, वह किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है ए प्लस में बी बटा में लेमडा का स्क्वायर प्लस में सी बटा में लेमडा का पावर 4 प्लस में डी बटा में लेमडा का पावर 6, ऐसे डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाइए। बात समझ में? फिर कोई बोलेगा ए बी सी डी क्या है मास्टर साहब? बोलेगा ए बी सी डी को अपन लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? चला कांस्टेंट। अब इसके हिसाब से क्या कहने मिला, अब ध्यान सुनिएगा। अगर इस वाले लेमडा का वैल्यू बदलेगा तो लेमडा का वैल्यू बदलेगा, तो इस वाले म्यू का वैल्यू बदलेगा नहीं बदलेगा? 100% बदलेगा, बदलेगा ना। और जितना कलर का लाइट होता है, जो भी कलर का आप लाइट देख रहे हैं, उन सारे कलर के लिए इस वाले लेमडा का वैल्यू अलग अलग होता है। तो चूंकि लेमडा का वैल्यू अलग अलग रहेगा तो म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा कि नहीं होगा? और म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब इसमें से अगर जितना कलर है, इस सबके लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग है। और चूंकि सबके लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग है, तो सबके लिए डेविएशन का मान भी अलग अलग होगा। और सबके लिए डेविएशन का मान अलग अलग होगा, यानी कोई कलर थोड़ा कम डेविएट होगा, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा ज्यादा, ऐसे डेविएट होते 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 आपको एक ऐसा बैंड जैसा दिख जाएगा। यही वजह है। फिर से सुनिए, हर एक कलर एकदम कट क्लियर आपको क्या याद रखना है, प्रत्येक कलर के लिए लेमडा का वैल्यू होता है अलग अलग। और लेमडा का वैल्यू अलग अलग होगा तो इस वाले म्यू का वैल्यू भी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी अलग अलग होगा। और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग होगा, तो सारे कलर के लिए डेविएशन का वैल्यू भी अलग होगा। और डेविएशन का वैल्यू अलग होने का मतलब, कोई लाइट रे थोड़ा कम बेंड करेगा, कोई ज्यादा बेंड करेगा, कोई ज्यादा बेंड करेगा, कोई ज्यादा बेंड करेगा, और आपको सब कलर अलग अलग दिख जाएगा। यही होता है डिस्पर्सन का एक्चुअल काउज। अब अगर थोड़ा डिटेल में और आदमी पूछे कि मास्टर साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेमडा में कोई रिलेशन है, तो 100% रिलेशन है। एक तो फार्मूला हमने आपको लिख रखा है, लेकिन अगर कोई ग्राफ के हिसाब से बताने के लिए बोलिएगा तो उसको बोलिएगा कि देख बाबू, एक रिलेशन जो हम आपको एकदम ऐसा बताते हैं कि अगर एक एक्सिस पे आप रखते हैं म्यू को और एक एक्सिस पे आप रखते हैं लेमडा को, तो इनके बीच में इनवर्स का रिश्ता है। ये ग्राफ को बोलते हैं इनवर्स का, यानी अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घटते जाएगा, और अगर लेमडा का वैल्यू आप घटाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। यही रिलेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तब आप उसको जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जवाब दे पाएंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? चले, अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, एकदम ध्यान से बताइएगा। ओरिजिनल लाइट कौन सा है? अगर व्हाइट लाइट कुछ भी नहीं होता तो ऐसे पार करता, हाँ या ना? अगर कुछ भी नहीं रहता तो व्हाइट लाइट ऐसे पास करता है कि नहीं पास करता? अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, एकदम पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे जो ओरिजिनल लाइट रे है ना, जहां से लाइट रे शुरुआत में क्रॉस कर रहा था, उसके सबसे नजदीक में कौन सा लाइट रे है, तो कोई भी आदमी बोलेगा कि सबसे नजदीक में लाइट रे कौन सा चला? रेड। और सबसे दूर में कौन सा लाइट रे है? वायलेट। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे कम डेविएशन कौन कलर का होता है, तो सबसे कम डेविएशन होता है कौन सा कलर का? रेड। और सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा कलर का होता है? वायलेट। बात समझ में? अगर एंगल बनाने का बात करें तो यहां से ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, तो ज्यादा एंगल आपको रेड के लिए बनेगा कि वायलेट के लिए बनेगा? ज्यादा एंगल बनेगा वायलेट के लिए, रेड के लिए एंगल कम बनेगा। यानी अगर कोई पूछेगा कि डेविएशन का वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगा, रेड के लिए या वायलेट के लिए, तो डेविएशन का वैल्यू ज्यादा होगा वायलेट के लिए, और डेविएशन का वैल्यू सबसे कम किसके लिए हो गया? रेड के लिए। ये बात आपको समझ में आ रहा है? जिसके लिए डेविएशन का वैल्यू मिनिमम है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए डेविएशन का वैल्यू कम है, मिनिमम है, तो उसके लिए सीधा सा बात भी है, म्यू का वैल्यू कम होगा। हम लोग बाद में इसके लिए फार्मूला आपको देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जिसके लिए डेविएशन का वैल्यू मिनिमम हो रखा है, उसके लिए इस वाले म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी कम रहेगा। और इसके बीच में उल्टा का रिलेशन है कि नहीं है? ठीक है, तो जिसके लिए म्यू का वैल्यू कम होगा उसके लिए लेमडा का वैल्यू ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा? और वायलेट का, और जिसके लिए इसका वैल्यू रहेगा कम, उसके लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा। लेमडा का वैल्यू होता है रेड कलर के लिए, सबसे कम लेमडा का वैल्यू किसके लिए होता है? वायलेट कलर के लिए। कोई बोलेगा इसका कुछ और मतलब है, बोलिएगा एक और मतलब है। जिसके लिए लेमडा सबसे ज्यादा होगा ना, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम रहेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा कलर का होगा? रेड का। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा कलर का होगा? वायलेट का। ये बात आपको समझ में आ गया?
लिख लिया जाए कि व्हाइट कलर जो होता है ना उसमें 7 रंग मिला हुआ है। इस बात को प्रूफ करना है एक्सपेरिमेंट से। किससे प्रूफ करना है चला? एक्सपेरिमेंट से। इस बात को प्रूफ करना एकदम आसान है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 गो प्रिज्म और दोनों प्रिज्म को उल्टा रखेंगे। सुनिए बाबू, एने सुनो, सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म को रखे इस पोजीशन में और यहां से व्हाइट लाइट को पास करते तो 7 कलर में बटा। 7 का 7 कलर नहीं लिखेंगे, ऊपर का कलर लिखेंगे रेड और नीचे का कलर लिख देंगे वायलेट। अब सुनिए, ये जो प्रिज्म रखे हुए हैं इसके उल्टा में हम लोग एक और प्रिज्म रखते हैं। दोनों का पोजीशन जो होगा ना चला वह एक दूसरे का उल्टा होगा। ध्यान सुनिएगा। तो हम लोग एक प्रिज्म को ऐसे रखे और दूसरा वाला प्रिज्म को रख दिए हैं ऐसे, यानी पहले वाला प्रिज्म का पोजीशन और दूसरे वाले प्रिज्म का पोजीशन ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया उल्टा। अब ध्यान सुनिएगा, ऊपर का कलर कौन सा है? रेड। नीचे का कलर कौन सा है? वायलेट। हम लोग यही 2 कलर लिखेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी बीच में अपना है। अब सुनिए, दूसरा वाला प्रिज्म से जब ये लाइट रहेगा तो पता है क्या होगा? दूसरा वाला प्रिज्म जो है ना इन सारे के सारे लाइट को आपस में समेटना स्टार्ट करता है। चला जो बगल में कुछ ही हो रहा है। चला नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस। इधर सुनिए, इधर सुन लीजिए, जो दूसरा वाला प्रिज्म है ना वो क्या करेगा? दूसरा वाला प्रिज्म इन सारे लाइट रे को आपस में समेटना स्टार्ट करेगा और समेटने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है चला वो फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा व्हाइट लाइट का। किसका मिलेगा बाबू? व्हाइट लाइट का। अब ध्यान सुनिएगा, व्हाइट लाइट क्रॉस किया पहला प्रिज्म से तो पहला प्रिज्म ने 7 रंग में बांट दिया, यानी व्हाइट कलर में कितना कलर होता है? 7। और दूसरा वाला प्रिज्म इन 7 कलर को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद वापस हमको क्या मिला? व्हाइट। यानी अगर स्पेक्ट्रम का 7 रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो मिला देने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट इज द व्हाइट लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है और इन 7 कलर से ही बनता है व्हाइट लाइट। बाद में इसको न्यूटोनियन डिस्क से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको प्रूफ करना है और उसके लिए फोटो बनाना पड़ेगा। ये बताओ आपको समझ में रहा है? फोटो बनाने का मन है ना? मन नहीं रहने से क्या होगा? बनाना तो ही है, बनाइए। हम देखो जरा, अरे बाबू सुनो, हम सरकारी स्कूल वाला बच्चा, तो हम लोग के जमाने में मतलब हम सरकारी स्कूल में है तो उधर केजी उजी होता नहीं है। वहां बच्चा डायरेक्ट पहले जाएगा आंगनबाड़ी में, तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई नहीं होता, रोज रोज बचवा को तौलेगा कई किलो के है। बात समझ में? चॉकलेट उकलेट देगा, दाल उल खिलाता है बढ़िया से कि खाओ, ठीक है, एकदम स्वस्थ रहो, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। इसके बाद बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाएगा तो डायरेक्ट उसका एडमिशन होगा 1 में कि वो आ गया बच्चा, पहला में आ गया, उसको केजी उजी से कोई मतलब नहीं है। हाँ रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा? ग्लास प्रिज्म। सुनिए, अगर आपके पास एक प्रिज्म रहे, आप प्रिज्म से कोई बोलेगा कि व्हाइट लाइट को पास नहीं करेंगे, किसी पार्टिकुलर कलर को पास करेंगे, तब क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास प्रिज्म रहे, आप प्रिज्म से कोई बोलेगा कि व्हाइट कलर को पास नहीं करेंगे, किसी पार्टिकुलर कलर को पास करेंगे, व्हाइट लाइट को पास नहीं करके किसी पार्टिकुलर कलर को पास करना है, तब क्या होगा? तब व्हाइट कलर रहता तो 7 रंग में बढ़ जाता, लेकिन व्हाइट कलर तो है नहीं, तो वह अगर सिंगल कलर को पास कीजिएगा तो वह 7 कलर में तो बटेगा नहीं, उस लाइट का हो जाता है रिफ्रैक्शन। क्या हो जाता है चला? रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम आपको रिफ्रैक्शन के लिए फोटो बनाते हैं, फिर उससे जुड़ा हुआ टर्म समझाते हैं। बात समझ में? सुनिए, हम एगो फोटो बनाते हैं, पहले आप लोग देखिएगा, कोई आदमी फोटो बनाएगा नहीं है, हम जानबूझकर फोटो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि कैमरे की नजर में आ जाए। बाबू एने सुनो, सबसे पहले हमने बना रखा है एक तो प्रिज्म और यहां से क्या पास कर रहे हैं? यहां से पास कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोई बोलेगा मोनोक्रोमेटिक मतलब हमको नहीं बुझा रहा है मास्टर साहब, हम बोलेंगे कि देख, मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, क्रोमो मतलब होता है कलर और लाइट मतलब तो लाइट। तो सिंगल कलर का जो लाइट है चला, जैसे सुनो, कौन आदमी हल्ला मचा रहा है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलने का मतलब यह जो लाइट है ना चला, यह लाइट है सिंगल कलर का। कौन सा कलर का है? सिंगल। अब सुनिए, यह है मेरे लिए ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म है तो अंदर का मीडियम क्या हो जाएगा? ग्लास। बाहर का मीडियम क्या रहेगा? एयर। तो सबको पता है कि ग्लास एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है कि नहीं है? तो जब ही लाइट रे चलते चलते यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे घटना होगा खतरनाक। क्या खतरनाक होगा? यहाँ पे होगा लाइट का रिफ्रैक्शन। तो लाइट का रिफ्रैक्शन होने के लिए हम लोगों को खींचना पड़ेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर खींचने का मतलब क्या हुआ कि मास्टर साहब ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, इस वाले सरफेस के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर लाइन खींचे। परपेंडिकुलर करने का मतलब यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का।
बात समझ में आया? अब सुनिए, शुरुआत में लाइट रे जा रहा था ऐसे चला, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाता है तो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड करता है कि नहीं करता है? तो यह जो लाइट रे इधर की ओर जा रहा था, यह लाइट रे बेंड करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि नॉर्मल नीचे है। तो यह बेंड करने के बाद लाइट रे क्रॉस करेगा ऐसे। तो लाइट रे को हमने ऐसे क्रॉस कर दिया चला, लेकिन थोड़ा दूर जब ही लाइट रे जाएगा तो यहां से वापस से वही घटना होगा। क्या घटना होगा कि अबर बार ग्लास से कहां जाएगा? एयर में। तो ग्लास से एयर में जाएगा तो वापस से हम लोग को नॉर्मल खींचना पड़ेगा, नहीं खींचना पड़ेगा? तो हम लोग वापस से खींच दिया है नॉर्मल। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे भी मीडियम चेंज कर रहा है, तो मीडियम चेंज कर रहा है तो हम लोग नॉर्मल खींचे। अब सुनिए, अबर बार ग्लास से कहां जा रहा है? एयर में। तो ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से किस में जा रहा है? रेयरर में। तो नॉर्मल से दूर जाएगा ना, ये वाला लाइन है नॉर्मल और इससे दूर जाना है, तो लाइट रे चला जाएगा ऐसे। अब इसमें नामकरण कर देते हैं। देखिए, ये हो गया नॉर्मल, ये हुआ इंसिडेंस। तो इसके बीच वाले एंगल को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। बात समझ में? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये वाला एंगल को बोल देंगे R1। ये वाला जो एंगल है चला, ये वाला एंगल को बोल देंगे R2। जो सबसे बाहर का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं E। क्या बोलते हैं चला? E। E मतलब होता है इमरजेंट एंगल, सबसे बाहर का एंगल। इमरजेंट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत, निर्गत यानी सबसे बाहर का। और ये वाला जो है ना चला, इसको बोलता है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे यानी निर्गत किरण, यानी सबसे बाहर का रे। यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, ऊपर में जो एंगल बनता है इस वाले एंगल को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं चला? ए। ये कहने का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपको रे डायग्राम खींचने के लिए आएगा तो रे डायग्राम खींचेंगे। एक चीज और सुनिए पहले इसमें, ठीक है? क्या सुनना है? अगर इमरजेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाया जाए चला, तो अगर इमरजेंट रे को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वाला जो इंसिडेंस लाइट रे है, यानी शुरुआत का जो लाइट रे है और ये जो सबसे बाहर का लाइट रे है, इसके बीच में एगो एंगल बनेगा, नहीं बनेगा? इस वाले एंगल को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं चला? डेल्टा। और इसी डेल्टा को अपन लोग बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं चला? डेविएशन, जिसका कहानी हम थोड़ा देर पहले आपको सुना रहे थे। कोई पूछेगा डेविएशन क्या होता है, बोलेगा इंसिडेंट लाइट रे और इमरजेंट लाइट रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं चला? डेविएशन। और डेविएशन को डिनोट करते हैं डेल्टा से। बतवा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक फोटो बना लेंगे। बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड R1 R2, छोटका R1 R2 लिखना है यार। एंगल की बात कर रहे हैं R1 R2। सुनिए, हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, एने सुनो। ए, R1 और R2, इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करने वाले हैं कि मतलब इन तीनों के बीच में कौन सा फार्मूला काम करेगा। सुनिए ना, हम जो फोटो आपको बनाए हुए हैं, हम लोग सेम फोटो को थोड़ा अलग बनाते हैं। हम लोग उस फोटो को थोड़ा इधर साइड कर लेते हैं ताकि आपको कचड़ा नहीं हो, ठीक है? अब सुनिए, हम ये जो फोटो है ना, इसको सेम टू सेम ही रहने देते हैं। इसमें क्या क्या मिटा के नया बनाते हैं। ये वाला जो डॉट लाइन दिख रहा है, ये वाला जो डॉट लाइन दिख रहा है, हम लोग मात्र ये दो डॉट लाइन को हटा देते हैं। बात समझ में आया? तो उसके बाद जो हमको दिखेगा, उसके बाद हमको क्या दिखेगा? एने बोर्ड पे दिखेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा। एने बोर्ड पे देखो, तो ऐसे लाइट रे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम आपको पहले ही बोले हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर होता है, यहाँ के बाद लाइट रे जाता है, ठीक है? और ये वाला वापिस से परपेंडिकुलर होता है, फिर ये लाइट रे इधर गया। हम आपको बोले कि ये वाला डॉट लाइन में को हटा देना है और इधर से जो डॉट लाइन गया है उसको भी हटा देना है। तो देखिए, तो जो फोटो हम लोग वहां पे बनाए थे वही फोटो यहाँ पे आ गया। फर्क क्या है कि जो बीच का डॉट लाइन है, डॉट लाइन गायब कर दिए। यस और नो? अच्छा, एक बताओ चलवा, ये वाला एंगल का वैल्यू है R1 और ये वाला एंगल का वैल्यू कितना है? R2। अच्छा, ये वाला जो सरफेस है उस पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। नॉर्मल कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो हम लोग इसका नामकरण एन और एन डैश कर देते हैं। कर दे। अब सुनिए, ये वाला जो लाइन हुआ चला, इस वाले सरफेस पे वाला लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर इसके बीच का एंगल है 90, तो ये जो छोटनका एंगल हुआ इसका वैल्यू 90 माइनस R1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 90 डिग्री है, अब ये वाला एंगल R1 के बराबर है, तो छोटनका एंगल 90 माइनस R1 के बराबर होगा। और उसी आधार पर इधर देखिएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 90 है, तो ये वाला एंगल R2 के बराबर है। तो जिस एंगल पे जो घेरा लगा रहे हैं, इन 90 माइनस में R2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और ऊपर का जो एंगल है, यह एंगल किसके बराबर है? ए। यहां तक बात समझ में आ रहा है? इस वाले साइड का हम लोग नाम दिख रहा है P, इस वाले पॉइंट का नाम Q और इस वाले पॉइंट का नाम R। इतना दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? कोई दिक्कत कि नहीं को? अब हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एकदम बोर्ड पे देखिए ताकि बाद में पगलाना नहीं पड़े। तो हम लोग ऐसा लिख दें कि QN इज परपेंडिकुलर, ऐसा लैंग्वेज में लिख देते हैं, QN इज परपेंडिकुलर टू प्रिज्म।
बात समझ में आया चला? या परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्रिज्म, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जो सरफेस है ना क्यू और एन, या प्रिज्म के सरफेस पे है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल मिला के किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर ऊपर वाले एंगल का नाम लिखा जाए तो पी क्यू आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पी क्यू आर अब प्लस में R1 बराबर में 90 डिग्री, ये वाला छोटका प्लस ये वाला छोटका, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनते चलना चला। तो अगर हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि पी क्यू आर अब प्लस में R1, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मास्टर साहब 90 डिग्री के आसपास मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। अब यहां से कोई बोलेगा ना कि मास्टर साहब पी क्यू आर का वैल्यू निकालिए ना, तो पी क्यू आर का वैल्यू 90 माइनस में R1 के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिल जाएगा। अगर सिमिलरली उधर की ओर बात करें तो उधर की ओर बात करना तो ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, सिमिलरली अगर लिख देंगे तो अगर इस वाले एंगल का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला एंगल का वैल्यू, तो अगर इस वाले एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो एंगल पी, हाँ लिख रहे हैं पी आर क्यू, एक में क्यू निकल रहा है एक में आर निकल रहे हैं, तो इसका वैल्यू 90 माइनस में R2 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब बाबू है ना, देखो इन ट्रायंगल, एकदम बुद्धि लगा के देखते रहना है बाबू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप एंगल जाने, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 180। यस और नो? यस। तो अगर जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों मिला के 180 होगा ना। तो ऊपर वाला एंगल का वैल्यू किसका बराबर है? ए। ये वाला जो एंगल का वैल्यू निकाले तो इस वाला एंगल का वैल्यू किसका बराबर है? 90 माइनस में कौन सा? R1। और इसके बाद का जो ये वाला जो एंगल निकाले हैं इसका वैल्यू किसका बराबर है? 90 माइनस R2। और इन तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा, हाँ या ना? अब सुनो, ए प्लस में 90 और 90 किसका बराबर हो जाएगा? 180। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बराबर में कौन सा? 180। ये बात समझ आया? कोई पगला उगला नहीं रहे ना? तो 180 से 180 कैंसिल कर दें, ये माइनस में उधर किस में चला जाएगा? प्लस में। तो ए बराबर में क्या मिलेगा? R1 प्लस में R2। अगर कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू किसका बराबर होता है, बोलना है एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? सब ठीक ठाक है? छापिए। ये जो वीडियो बनाते हैं इसको घर पे जाकर देखना, बात समझ में आया? नोट्स है और उसके बाद रिवाइज करने के लिए हो जाएगा। हाँ यूट्यूब पे सर नहीं मिलता है क्या? मिल जाएगा सर। इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा बड़ा वीडियो जाएगा, वहां पे छोटा मोटा क्लिप इसलिए डालते हैं ताकि कोई आदमी को अगर इंटरेस्ट लगे तो चैनल खोल के देखेगा एक दो। अच्छा वो वाला चुप चुप जो बोलता है वही ना? प्रिज्म के केस में हम लोग निकालेंगे डेल्टा। किसका वैल्यू निकालेंगे? डेल्टा का। इधर ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा का वैल्यू निकलता कैसे? एकदम आराम से, जो पुराना वाला जो फिगर बनाए थे इसी वाले फिगर में समझा देते हैं, इस वाले फोटो को भी मिटा देते हैं हम। देखिए डेल्टा का वैल्यू अगर आपको निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा इन ए प्रिज्म, एकदम ध्यान से सुनिए। अगर डेल्टा का वैल्यू निकालना है तो हम इस वाले फोटो में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं। क्या छेड़छाड़ करते हैं? देखिए एक वाला लाइन ये दिख रहा है आपको, एकदम प्रेम से देखना रे चला सब लोग। एक वाला लाइन ये वाला दिख रहा है और एक वाला लाइन ये दिख रहा है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है? बराबर होता है। तो अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को कट कर रखा है, इसका साफ साफ मतलब हुआ कि ये वाला एंगल, जैसे देखिए एगो एन वाला लाइन और एगो के वाला लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है नहीं किया है? एकदम ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक तो एन वाला लाइन यानी ये वाला डॉट नॉर्मल वाला लाइन, और एक तो के वाला लाइन यानी इंसिडेंट रे वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कट किया है और बीच में से लाइट रे ऐसे गया तो इसको भी हम लोग बना देते हैं। अब देखिए अगर ये ऐसे वाला गया है तो कायदे के हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? 100% बराबर होगा ऑपोजिट एंगल से। अब सुनिए, अगर इसके बीच में एक ठो लाइट रे ऐसा भी है ना, तो नीचे वाला एंगल का वैल्यू किसका बराबर है? R1। इस वाला एंगल का वैल्यू किसका बराबर है? I। है कि नहीं है? तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला पूरा का पूरा एंगल बराबर है और इसमें छोटे वाले सेक्शन का वैल्यू R1 के बराबर है, तो आपको नहीं लगता है कि जो बड़ा वाला सेक्शन है उसका वैल्यू I है ना, I माइनस में R1 के बराबर होगा? होगा कि नहीं बराबर होगा? ये वाला बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई पगला उगला नहीं रहा है ना?
अब हम लोग इस बात को लिख दें, हाँ या ना बको, लिखे नहीं लिखे, लिख देते हैं, ठीक है, लिखते हैं फिर आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए हम लोग ऐसा लिख दें, इंसिडेंस, एन सुनो रे पहले, इंसिडेंस लाइट रे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट किसको, नॉर्मल, जो इंसिडेंट लाइट रे है चला, यानी ये वाला जो लाइट रे है या नॉर्मल को ऐसे कट करता है कि नहीं कट करता है, तो अगर नॉर्मल को कट करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। अच्छा इस वाला पॉइंट का नामकरण है नहीं, कुछ नामकरण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ओ ठीक लगेगा, जे देंगे, ठीक है, जे कैसे साथ साथ में हो गया ना, सुनो रे पहले ने, अगर इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे तब एंगल जो हम लिखते हैं उसको ध्यान से सुनना, एंगल जे, एक दो जो पगला रहा है ना, जे क्यू आर का जो वैल्यू है, ये वाला एंगल आपको जे दिखा, तो जे क्यू आर का जो वैल्यू हो जाएगा, उस वाले एंगल का वैल्यू आई माइनस में आर वन के बराबर लिख देंगे। ये बात आपको चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। यहां से देखो यही वाला ना साइड बात जे है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है, तो जे क्यू आर का वैल्यू आई माइनस में आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा। अब सुनिए इधर सुनना है, इसी आधार पे अगर अपन लोग लिखेंगे तो सिमिलरली का अगर केस लगा देंगे, यानी सेम टू सेम बात करेंगे, तो सिमिलरली लिखेंगे ना, तो जे आर क्यू का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, वह ई माइनस में आर टू के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं बराबर होगा, 100% बराबर होगा। अब हम आपको एक ट्रायंगल दिखाते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा जे क्यू आर, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है चला, तो आपने देखा होगा कि ट्रायंगल में जो बाहर का जो एंगल होता है ना, वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, बात समझ में आया, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसी बात को लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, जे क्यू आर, जे क्यू आर में लिखेंगे तो उसमें जो डेल्टा का जो वैल्यू होगा ना मास्टर साहब, वह ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल प्लस में इस वाले एंगल के बराबर होगा, और इन दोनों एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, किसके बराबर निकाल रखे हैं, आई माइनस में आर वन प्लस में ई माइनस में कौन सा आर टू, यस और नो, यहां तक बात आपको समझ में आ रहा है। तो डेल्टा बराबर में क्या मिलेगा, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई प्लस में ई और माइनस में आर वन प्लस में कौन सा आर टू, यस और नो, यस। अब सुनिए डेल्टा बराबर में आई प्लस में ई और आर वन प्लस आर टू का भी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, ए बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि किसी प्रिज्म के लिए डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं, डेल्टा का वैल्यू होता है आई प्लस ई माइनस ए, ये बताओ आपको समझ में आया। अगर इसमें कोई आदमी की जनरेशन पता है कि हर एक आदमी को जब हमको प्रिंसेस स्टेटमेंट चाहिए, तो सबसे पहला सवाल उठता है क्यों चाहिए, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना उसके लिए, क्यों ही चाहिए आपको, आप दुनिया से अपने आप को स्पेशल होना आपको मिलेगा, सिर्फ आपके रंग रूप चमड़ी के आधार पे तो कोई प्रिंसेस स्टेटमेंट देगा नहीं, और देगा भी तो जिंदगी भर पक्का नहीं देगा, 2 4 5 6 महीना देगा, उसके बाद एकदम वैल्यू नहीं देगा, कोई भी आदमी नहीं देगा। प्रिज्म फार्मूला सुनिए, इधर एगो बात आपको बताते हैं, थोड़ा देर के लिए होल्ड कीजिएगा। देखिए फॉर मिनिमम डेविएशन, ध्यान से सुनिए ना चला, अगर कोई बोलेगा ना कि डेविएशन का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा तो क्या, मिनिमम होगा तो क्या होगा, एक बात याद रखेगा, मिनिमम डेविएशन होने के लिए एक मतलब जो कंडीशन है, हम आपको थोड़ा देर में हम लोग इस पर डिटेल करेंगे कि इस वाले डेल्टा का वैल्यू मिनिमम क्यों होता है और कब होगा, ठीक है, हम लोग इसका बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्या याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, फिलहाल के लिए याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में आपको क्या चीजें याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन के केस में चला इस वाले आई का वैल्यू और इस वाले ई का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू आपस में हो जाएगा बराबर। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, मिनिमम डेविएशन के केस में आपको क्या याद रखना है, मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा बराबर, और क्या होगा, क्योंकि आई और ई का वैल्यू बराबर है तो ऑब्वियस सब बात है R1 और R2 का वैल्यू भी बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है ना। देखिए मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होता है, बस इस टॉपिक के जस्ट बाद हम लोग उसको डिटेल करेंगे, तो एकदम परेशान नहीं होना है। सुनिए पहले इन्हें सुनो, फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, और क्या हो जाएगा चला R1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा R2, और इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं R के बराबर। अब सुनिए, अब हम लोग लिख देते हैं नाउ, बाबू एने सुनो,
थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ए बराबर R1 प्लस में R2, यस और नो। तो यहां से अगर ये निकालेंगे तो R1 का वैल्यू भी किसके बराबर लिखेंगे R, और R2 का वैल्यू भी किसके बराबर लिखेंगे R। तो R प्लस में R 2R होगा कि नहीं होगा, और 2 को ही पट्टी भेज देंगे तो R का वैल्यू ए बाई 2 के बराबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस और नो। अब सुनिए मिनिमम डिवीजन, अभी हम लोग डेल्टा लिख रहे थे तो चूंकि मिनिमम है तो यहाँ पे डेल्टा मीन लिख देंगे। कोई बोलेगा शॉर्ट में कुछ लिखल है, MIN लिखा हुआ है, MIN मतलब मिनिमम, बात समझ आया। तो डेल्टा मीन बराबर में एन, सुनो थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे I प्लस E माइनस में A, यस और नो। तो मिनिमम के लिए I और E का वैल्यू भी तो बराबर होता है। तो डेल्टा मीन एकदम ध्यान सुनेगा, डेल्टा मीन अगर निकालेंगे तो I प्लस में I, इस वाले E के जगह पे भी हम लोग I लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, माइनस में A ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब सुनिए ये वाला इधर माइनस में इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, और I क्या को I मिलेगा 2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा मीन प्लस में A और डिवाइड में 2 बराबर में I। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर जिस आदमी को यहाँ 2 कहां से आ गया, 2 ठीक है, गलत से जगह से नहीं आया, ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, I प्लस से जुटेगा तो हो जाएगा। अब बाबू अरे इन्हें सुनो ना रे पहले, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम कितना प्रेम से पढ़ाना थे, फिर एक दो आदमी हल्ला करे लगता है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब के नियम से क्या आता है, साइन I बटा में साइन R बराबर में म्यू होता है कि नहीं होता है। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। सुनिए हमारे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि कहीं से I का वैल्यू निकल ले जाए और कहीं से किसका वैल्यू निकल ले जाए, R का। तो अगर साइन I ऐसा निकाल दिया चला तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन I का वैल्यू है आपके पास, भैया जी देखिए ना, डेल्टा मीन प्लस में A डिवाइड में 2, यहाँ पे भी वैल्यू है आपके पास साइन A बाई कौन सा 2 बराबर में कौन सा म्यू। इसको सबसे पहले घेर देना है, और घेर के क्या लिख देना है, ये जो फार्मूला होता है चला, इस फार्मूला को अपन लोग बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। कौन सा फार्मूला चला, प्रिज्म फार्मूला। बात समझ में आया। इस सुनो ना पहले इस वाले लाइन को एक दो स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बाबू इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, देन क्या होगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा का जो वैल्यू है ना वह लगभग किसका बराबर होता है, थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा के बराबर हो रखा है, यानी साइन I का वैल्यू I के बराबर होगा और साइन R का वैल्यू किसके बराबर होगा, R। तो अगर यहां से लिखना चाहेंगे तो ऊपर में मिलेगा I, नीचे में क्या मिलेगा R, बराबर में क्या मिलेगा म्यू, यस और नो, यस। अब सुनिए I का वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे है डेल्टा मीन प्लस में A और पूरा के डिवाइड में है 2, उसके बाद देंगे मेन डिवाइड, और R का वैल्यू आपके पास है A बाई 2 और इसका वैल्यू किसका बराबर होगा म्यू। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया चला, यस और नो। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, डेल्टा मीन प्लस में A डिवाइड में A बराबर में म्यू, यस और नो, यस। ये इधर डिवाइड में इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो डेल्टा मीन प्लस में A बराबर में म्यू इंटू में A मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इधर प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो डेल्टा मीन बराबर में म्यू A माइनस में A, और इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, तो डेल्टा मीन बराबर में एक कॉमन ले लेंगे, तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू माइनस में 1। दैट इज द फार्मूला ऑफ डेल्टा मीन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेल्टा मीन का फार्मूला क्या होता है, आपको बता देना A इंटू में म्यू माइनस में 1। ये बात आपको समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई दुख परेशानी तो नहीं है ना, छाप लीजिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ाना। अब हल्ला उल्ला नहीं करना है, अब पढ़ाई करना है। टॉपिक बनाइएगा एंगुलर डिस्पर्सन। आज हम लोग प्रिज्म का कहानी को किसी भी तरीके से करेंगे खत्म। देखिए एंगुलर डिस्पर्सन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ना चला कि हमारे पास प्रिज्म रहे और प्रिज्म में इधर से हम लोग ले आते हैं व्हाइट लाइट को, किसको ले आते हैं चला, व्हाइट लाइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मेरे पास जो लाइट है इसको अपन लोग बोले हुए हैं व्हाइट लाइट। क्या बोले मैं चला, व्हाइट लाइट। तो जब भी व्हाइट लाइट को लाएंगे ना तो यह लाइट यहाँ से बटेगा जो है ना 7 कलर में बटेगा। तो हम लोग सारा के सारा कलर को नहीं बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं सिर्फ 2 या 3 कलर को। तो अभी फिलहाल के लिए 2 कलर बनाते हैं, बात समझ आया। अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता बाबू, तो प्रिज्म नहीं होता तो यह लाइट इस डायरेक्शन में जाता कि नहीं जाता,
ऐसे चला जाता। अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे इस डायरेक्शन में से मूव ऑन करता करता लेकिन जो ही यहाँ पे प्रिज्म आ गया तो यह लाइट रे बढ़ जाएगा अपने 7 कलर में। सबसे टॉप पे जो कलर रहेगा उसको बोलेंगे रेड, सबसे नीचे का जो कलर रहेगा उसको बोलेंगे वायलेट। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यहाँ के बाद क्या होगा, लाइट रे का एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे यहाँ से एक बार फिर से मुड़ेगा। मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा? तो ये हो गया अपना कौन सा, वायलेट। ये वाला जो कलर हो गया, ये वाला अपना कौन सा कलर हो गया, ये वाला कलर हो गया रेड। ऊपर का कलर कौन सा हो गया, वायलेट। यस और नो? यस। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनिएगा, अगर रेड को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये मिलेगा रेड के लिए डेविएशन। ठीक है, तो रेड के लिए जो डेविएशन है ना उसको हम लोग लिख दिए हैं डेल्टा आर। डेल्टा यानी डेविएशन, आर कहने का मतलब रेड, रेड के लिए डेविएशन। और यहाँ से हम लोग इसको बढ़ा देते हैं पीछे, तो यहाँ से पीछे बढ़ाने के बाद ये वाला जो डेल्टा बनेगा, चला बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं पता है? ये वाला जो एंगल है इसको बोल देते हैं डेल्टा भी। हम इधर बड़ा करके लिख देते हैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसको बोलते हुए हैं डेल्टा भी। क्या बोलते हैं, चला, डेल्टा भी। अच्छा, ये जो कलर है रेड, ये नीचे वाला जो कलर है उसको बोलते हैं वायलेट। यहाँ तक बात समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, रेड के लिए डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा या वायलेट के लिए डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा? किस कलर के लिए ज्यादा होगा? रेड के लिए डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होने वाला है या वायलेट के लिए? तो कोई भी आदमी बता सकता है ना कि मास्टर साहब वायलेट के लिए डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा और रेड के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा? यस और नो? अब देखिए, अगर एक्सट्रीम में से एक्सट्रीम कलर को घटाया जाए, कहने का मतलब वायलेट में से रेड को घटाया जाए, तो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा ना, इसी डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, चला, एंगुलर डिस्पर्सन। यानी अगर आपको एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ पे लिखना है कि इसके लिए आप एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तब एंगुलर डिस्पर्सन बराबर अपन लोग को पता है क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्सन बोलेंगे बराबर डेल्टा भी माइनस में डेल्टा आर। यानी वायलेट वाले डेल्टा में से आर वाले डेल्टा को माइनस कर देंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसी क्वांटिटी को बोल देते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोल देते हैं, चला, एंगुलर डिस्पर्सन। ये बात आपको समझ में आ रहा है? पहले कुछ प्रवचन लिखते हैं लेकिन फोटो बनाने के बाद। तो फोटो किसको बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब हुआ ना, एक बार फिर से समझिए। एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब है कि अगर यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट को लाते हैं तो व्हाइट लाइट यहाँ से जो ही प्रिज्म से पास करेगा ना तो यह बटेगा अपने 7 कलर में बटेगा, और 7 कलर में बटेगा तो सबसे टॉप वाले कलर को बोलेंगे रेड कलर, सबसे नीचे वाला कलर को बोलेंगे वायलेट कलर। ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर रेड कलर के लिए डेविएशन निकाला जाए तो रेड कलर का जो डेविएशन होगा उसको बोलेंगे डेल्टा आर, और जो वायलेट कलर के लिए डेविएशन होगा उसको बोलेंगे डेल्टा भी। तो अगर डेल्टा भी में से डेल्टा आर को अपन लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी डेल्टा भी में से डेल्टा आर को घटा देते हैं, तो जो क्वांटिटी आएगा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। उसको क्या बोलते हैं, चला, एंगुलर डिस्पर्सन। अब सुनिए, अगर कोई बोलेगा एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू निकालना है कि एंगुलर डिस्पर्सन आप कैलकुलेट करके दिखाइए, तो हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कौन सा क्वांटिटी, तो हम आपको भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। देखिए, एंगुलर डिस्पर्सन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा नियम है कि डेल्टा भी में से डेल्टा आर को आपको कर देना है माइनस। तो डेल्टा भी में से डेल्टा आर को माइनस कर देंगे तो जो क्वांटिटी निकलेगा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। यस और नो? ऐसा बोलेंगे। अब सुनिए ना, आज से 1-2 दिन पहले जो है ना हम आपको कहानी बता रहे होंगे डेल्टा का, तो डेल्टा का कहानी बताए होंगे ऐसा, ये बराबर में म्यू माइनस में 1, याद आ रहा है? डेल्टा मीन का भी फार्मूला दिया है और डेल्टा का भी फार्मूला दिया है, कॉपिया में देखिए ना, होगा नहीं है? पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, पिछले क्लास में डेल्टा का फार्मूला सबसे लास्ट में तो वही निकाले थे, नहीं पढ़ाए थे? तो अगर सुनिए, अगर इसको वायलेट के लिए निकाला जाए तो डेल्टा भी बराबर में ए इंटू में म्यू भी माइनस में 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। अगर हम लोग वायलेट के लिए डेविएशन निकालेंगे तो कोई बोलेगा ये में काहे नहीं भी लिखे हैं, ये को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई बोलेगा एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब मास्टर साहब यहाँ पे जो एंगलवा बनता है ना इसको बोलते हैं ए, ये कहने का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी यहाँ पे बनने वाले एंगल को ये बोलेंगे, ये बोलने का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो इसका वैल्यू तो कोई भी कलर के लिए तो नहीं बदलने वाला है ना, लेकिन इस वाले म्यू का वैल्यू बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है कि जितना कलर है उस सारे कलर के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग होता है। और इसी हिसाब से अगर डेल्टा आर बराबर में लिखा जाए तो डेल्टा आर बराबर में भी अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू आर माइनस में 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं, चलेगा ना? अब सेम डेटा को यहाँ पे पुट कीजिए, तो अगर एंगुलर डिस्पर्सन निकालना रहेगा तो डेल्टा भी का वैल्यू कितना लिख देंगे, ए इंटू में म्यू भी माइनस में 1, उसके बाद माइनस दे देना है। इसके बाद आर रेड कलर के लिए कितना लिखेंगे, तो ए लिखेंगे म्यू आर माइनस में 1, इतना लिख पाएंगे ना? लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इंटू में म्यू भी माइनस में ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में माइनस भी लगा देते हैं, तो ए म्यू आर
और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू में ए, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो माइनस ए से प्लस से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो क्या बचा? ए इंटू में म्यू भी माइनस में ए इंटू में म्यू आर। यस और नो? यस। अब सुनिए, अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने के लिए बजाय तो इसमें कॉमन ले सकते हैं ए, तो जो क्वांटिटी मिलेगा उस क्वांटिटी को बोलेंगे म्यू भी माइनस में म्यू आर, और दैट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन। दैट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन। तो कोई पूछेगा एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला क्या होता है? बोलना है ए इंटू में म्यू भी माइनस में म्यू आर। अब सुनिए, अगर कोई आपसे पूछे कि एंगुलर डिस्पर्सन कितने चीजों पर डिपेंड करता है, बोलना है एंगुलर डिस्पर्सन मात्र और मात्र दो चीजों पर डिपेंड करता है। कितना चीजों पर डिपेंड करता है? दो। सबसे पहला एंगुलर डिस्पर्सन का जो डिपेंड करने वाला रीजन है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। उसको क्या बोलते हैं? चला, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कोई पूछेगा कि इस वाले एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इस वाले एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। एंगल ऑफ किस पे डिपेंड करता है? प्रिज्म। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? तो दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सिंपल भाषा में बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बात समझ में है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू कितने चीजों पर डिपेंड करता है, बोलेगा एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? सबसे पहला डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को अपन लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। ये बात आपको समझ में है? और इसका फार्मूला होता है ए इंटू में म्यू भी माइनस में म्यू आर। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इधर का जो क्वांटिटी लिखा है उसको नहीं छापना है, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक आप छाप लेंगे, इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख लेंगे। तो अपन लोग बोलते हैं मीन डेविएशन। ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन, अभी इसका जरूरत पड़ने वाला है। और एक टर्म और आता है हम लोग के लिए जिसको आप जानिए, उसको बोलते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं मीन डेविएशन, और एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात आपको समझ में आ रहा है? मीन डेविएशन करने का मतलब क्या था? याद रखिएगा, प्रिज्म के लिए जो सबसे बीच का कलर होता है उस कलर को यहाँ पर लोग बोलते हैं मीन। यानी अगर यहाँ पे मीन लिखा हुआ है तो मीन कहने का मतलब साफ साफ है, हम लोग कौन सा कलर के लिए बात कर रहे हैं? येलो। अगर यहाँ पे मीन लिखा हुआ है तो मीन लिखे होने का साफ साफ मतलब हुआ कि हम लोग कौन सा कलर के लिए बात कर रहे हैं? येलो कलर के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन यानी एवरेज डेविएशन निकालना है, तो बहुत सिंपल सा बात याद रखिएगा कि एक्सट्रीम वाला जो कलर है ना, चला इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर अपन लोग को मीन डेविएशन निकालना है ना, तो इसको या तो डेल्टा बोल सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा वाई। वाई कहने का मतलब येलो कलर। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? कि सबसे पहले रेड कलर का और वायलेट कलर का डेविएशन, इन दोनों कलर का डेविएशन जोड़ के इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो रेड कलर का और वायलेट कलर का, इन दोनों कलर का डेविएशन जोड़ के और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा मीन डेविएशन। याद रखिएगा, अगर आपको मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास यही उपाय है। और क्या उपाय है? कि मीन डेविएशन निकालने के लिए भी और आर, इन दोनों का डेविएशन जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर एक नंबर में सवाल पूछे तो याद रखना है, सवाल मिस करके नहीं आना है। और सुनिए, अगर मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे म्यू। क्या बोलेंगे? चला, म्यू। और मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो म्यू भी प्लस में म्यू आर, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो भी और आर यानी वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर उसको जोड़ के अपन लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है येलो कलर के लिए, और उसी को अपन लोग बोलते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए समझ में आया, और मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आया। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2, और मीन डेविएशन का मतलब हो गया म्यू भी है ना, डेल्टा भी प्लस डेल्टा आर बाई 2। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको डिस्पर्सिव पावर बोलने का मतलब क्या होता है? एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए रहेगा ना, तो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए सबसे सिंपल है, सबसे पहले आपको निकालना होता है एंगुलर डिस्पर्सन। क्या निकालना होता है? चला, एंगुलर डिस्पर्सन। तो अगर आपने एंगुलर डिस्पर्सन, एकदम ध्यान सुनिएगा, अगर आपने एंगुलर डिस्पर्सन निकाल रखा है, बात समझ में, और एंगुलर डिस्पर्सन को डिवाइड दे रखा है, किससे डिवाइड दे रखा है? एंगुलर डिस्पर्सन को अगर आपने मीन डेविएशन के थ्रू डिवाइड दे रखा है, तो जो क्वांटिटी आपको निकल के आएगा उसी क्वांटिटी को बोल देते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब सुनिए, डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं इस वाले लेटर से, जिस वाले लेटर को बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? चला, ओमेगा। एकदम ध्यान सुनिएगा, डिस्पर्सिव पावर को पूछेगा क्या होता है, बोलेगा डिस्पर्सिव पावर बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्सन बटा में मीन डेविएशन। बात समझ में? अच्छा, एंगुलर डिस्पर्सन का जो
अभी हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे ना थोड़ा देर पहले, तो एंगुलर डिस्पर्सन को आपको पता होगा कि एंगुलर डिस्पर्सन निकालने के लिए डेल्टा भी माइनस में डेल्टा आर कर रहे थे, और मीन डेविएशन अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मीन डेविएशन कहने का मतलब येलो कलर का निकालना होता है, इसको डिवाइड कर देंगे येलो कलर वाले से। अब सुनिए, अगर ओमेगा का वैल्यू अगर एक स्टेप और निकालना रहेगा, तभी थोड़ा देर पहले हम लोग डेल्टा भी माइनस में डेल्टा आर का वैल्यू निकाले थे, तो इसका वैल्यू निकल के आया था ए इंटू में म्यू भी माइनस में म्यू आर, यस और नो। और डेल्टा वाई का अगर इस हिसाब से वैल्यू लिखा जाए ना, तो ए बराबर में म्यू वाई माइनस में 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्पर्सिव पावर बराबर क्या होता है, तो डिस्पर्सिव बराबर होता है म्यू भी माइनस में म्यू आर डिवाइड में म्यू वाई माइनस में 1, और दैट इज द फार्मूला ऑफ कौन सा? दैट इज द फार्मूला ऑफ डिस्पर्सिव पावर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला क्या होता है, बोलेगा म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइड में म्यू वाई माइनस में 1। अच्छा, इस वाले फार्मूला में अगर बात करेंगे, जो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला निकाले हैं, इस वाले फार्मूला में ए है नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म है नहीं है, यानी डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू मात्र और मात्र एक चीज पर डिपेंड करेगा, और वो क्वांटिटी कौन सा है? मटेरियल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म है ये नहीं है। तो कोई पूछेगा डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक बात आपको समझ में आया? ये क्वांटिटी निकालना है ना, चला, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहला वाला जो क्वांटिटी लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। सबसे पहला हम लोग ये सीखने वाले हैं। इसको अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, तो इसमें एक क्वांटिटी लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं विदाउट डिस्पर्सन, यानी हमारे पास 2 गो प्रिज्म होना चाहिए, लेकिन दोनों प्रिज्म में विदाउट डिस्पर्सन होना चाहिए। विदाउट डिस्पर्सन यानी लाइट रे को स्प्लिट नहीं होना चाहिए। बात समझ में? और लाइट रे को स्प्लिट नहीं होगा, और उस सिचुएशन में हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले हैं? डेविएशन का वैल्यू निकालने वाले हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? अब कहानी इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको एक फोटो बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बना लिए, पहला वाला प्रिज्म बना लिए, एकदम पूरा कहानी समझिएगा। और पहला वाला प्रिज्म से हम लोग लाइट रे को पास कर रहे हैं, तो जब भी लाइट रे को पास करेंगे तो यह लाइट रे बटेगा अपने कलर में। तो ऊपर का जो कलर होगा उसको अपन लोग बोलेंगे रेड, और नीचे का जो कलर होगा उसको बोलेंगे वायलेट, और यहाँ के बाद ये वाला कलर इस वाले डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे हम लोग रखेंगे दूसरा वाले प्रिज्म को, यहाँ पे रखेंगे दूसरे वाले प्रिज्म को रखे दूसरे वाले प्रिज्म को। अब सुनिए, दूसरा वाला प्रिज्म का पोजीशन और पहले वाले प्रिज्म का पोजीशन, इन दोनों प्रिज्म के पोजीशन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रखा जाता है उल्टा, ताकि है ना अपने इफेक्ट को कर दे कैंसल। तो ये वाला कलर हो गया रेड, और ये वाला कलर हो गया कौन सा? वायलेट। छोटा छोटा दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं भैया रेड लिखा हुआ है और वायलेट लिखा हुआ है। दूसरा वाला प्रिज्म इन सातों कलर को आपस में मिला देगा, मर्ज कर देगा, और मर्ज करने के बाद जो वापिस से जो कलर आपको देने वाला है, इस वाला कलर को, जैसे यहाँ से हम लोगों ने कौन सा कलर दिया था? व्हाइट। तो फाइनल जो रिजल्ट अपन लोग को मिलने वाला है ना, ये भी मिलने वाला है व्हाइट। अच्छा, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा ना इस मतलब सिनेरियो को, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से भी व्हाइट लाइट, यहाँ से भी व्हाइट लाइट, तो क्या इसमें डिस्पर्सन हो रखा है? नहीं हो रखा है, डिस्पर्सन तो नहीं हो रखा है। लेकिन ये वाला लाइट रे और ये वाला लाइट रे, इन दोनों के बीच में अंतर तो वहीं गया है, यानी हम लोग इसी के लिए निकालने वाले हैं डेविएशन का, यानी किसका वैल्यू निकालने वाले हैं? डेल्टा का। किसका वैल्यू निकालने वाले हैं? डेल्टा। अब सुनिए, पहला वाला जो है चला प्रिज्म, इसके एंगल को बोल देते हैं A1, और जो दूसरा वाला जो प्रिज्म है इसके एंगल को बोल देते हैं A2। ऐसा बोल दे। पहला वाला जो प्रिज्म है इसके डेविएशन को बोल देते हैं डेल्टा 1, और दूसरे वाला जो प्रिज्म है इसके डेविएशन को बोल देते हैं डेल्टा 2। बात समझ में आया? इसके डेविएशन को बोल देते हैं डेल्टा 1, इसका डेविएशन को क्या बोल देते हैं? डेल्टा 2। यहां तक बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो है नहीं ना? अब सुनिए, डिस्पर्सन निकालने के लिए अभी हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रहे थे। एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर में मान लिया है इसका A1 है, इसका A2 है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? चला, कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं है ना? अभी हम थोड़ी की देर बता रहे थे कि अगर आपको डिस्पर्सन निकालना रहे तो डिस्पर्सन से जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी और होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? चला, एंगुलर डिस्पर्सन। तो ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर डिस्पर्सन हम कहाँ लिख दें? ऐसा लिख देते हैं हम लोग। एक क्वांटिटी जो अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ा रहे थे, उस क्वांटिटी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? चला, एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये जो पहला वाला प्रिज्म है, इस वाले प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्सन के वैल्यू को मान लेते हैं θ1। कितना मान लेते हैं? θ1। अरे जो दूसरा वाला प्रिज्म है, इस वाले प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्सन के वैल्यू को कितना मान लेते हैं? θ2। तो रिजल्टेंट क्या है? इसमें डिस्पर्सन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ? θ1 और θ2 इन दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 0।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा जीरो? क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा है। तो डिस्पर्सन हो नहीं रहा है तो थीटा वन और थीटा टू इन दोनों का वैल्यू जोड़कर कितना मिलेगा? जीरो। और हमको वैल्यू किसका निकालना है? डेविएशन का। डेविएशन का वैल्यू कहने का मतलब डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वाले प्रिज्म का डेल्टा और इस वाले प्रिज्म का डेल्टा, इन दोनों प्रिज्म का डेल्टा को आपस में ऐड कर देंगे। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू यानी इस प्रिज्म का जो डेल्टा है और इस वाले प्रिज्म का जो डेविएशन है, तो दोनों प्रिज्म का डेविएशन को जोड़ देंगे तो हम लोग को ये निकल जाएगा, टोटल डेविएशन निकल जाएगा। और लेकिन डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा है। और डिस्पर्सन हो नहीं रहा है यानी इसका एंगुलर डिस्पर्सन और इसका एंगुलर डिस्पर्सन, अगर दोनों के एंगुलर डिस्पर्सन को जोड़ेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिल जाएगा? जीरो। ये बात आपको समझ में आ रहा है? और हम लोग का पूरा बेसिक इसी पे डिपेंड है। अगर ये दो लाइन आपको समझ में आ गया, बना देना एकदम आसान है। ये दोनों लाइन समझ में आ गया, हम आपको पूरा कैलकुलेशन ही पहले करके दिखा देते हैं। सुनिए, अगर थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू जीरो है तो इसके लिए थीटा वन माने, इसके लिए थीटा टू माने है। एंगुलर डिस्पर्सन अगर आपको याद होगा तो एंगुलर डिस्पर्सन को अपन लोग मान लिया अभी थीटा, अब थीटा का फार्मूला पढ़ा रहे थे, ये बराबर में म्यू भी माइनस में म्यू आर। पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे, ये वाला पढ़ा रहे थे ना। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने नाउ कर देते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा बाबू। तो नाउ करने के बाद थीटा वन प्लस में थीटा टू, इन दोनों का वैल्यू जोड़ के कितना आ जाता है? जीरो। तो अगर थीटा वन यहां से निकाल के देखेंगे तो थीटा वन बराबर में निकल के आएगा ए वन इंटू में म्यू भी माइनस में म्यू आर, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लस में ए टू इंटू में म्यू भी माइनस में म्यू आर। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी और देखिए, और वो क्वांटिटी क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्वांटिटी को ये देखना है कि जब ये प्रिज्म है चला तो आपको पता होगा कि ये प्रिज्म दोनों तो सेम टू सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा नहीं। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं म्यू और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं म्यू डैश। ये दोनों का जो दोनों प्रिज्म है ये तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा नहीं। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं म्यू और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितना मान लेते हैं? म्यू डैश। तो अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माने हुए हैं तो अगला वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेंगे? म्यू डैश। और इन दोनों का वैल्यू जोड़ के किसके बराबर आ गया है? जीरो। तो हम लोग जीरो लिख देंगे, कोई समस्या तो यहाँ तक है नहीं। अब सुनिए, यहां से ए वन इंटू में म्यू भी माइनस में म्यू आर और इधर प्लस में तो उधर किस में चला जाएगा? माइनस में। तो माइनस ए टू इंटू में म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अब देखिए ए टू को ई पट्टी ले आइए और इस वाले क्वांटिटी को उधर डाल दीजिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ए वन बटा में ए टू का जो रेशियो है ना वह निकल के आ जाएगा माइनस इंटू में म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश, और इसको अपन लोग डिवाइड कर देंगे। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? चला, इसको डिवाइड कर देंगे म्यू भी माइनस में म्यू आर से डिवाइड कर देंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक अगर किसी को दुख परेशानी है तो बोलिए, यहाँ तक तो दुख परेशानी होना नहीं चाहिए। सब ठीक ठाक है ना? इसमें क्या दिक्कत होगा? सब ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू? डेल्टा। इसका वैल्यू निकालते हैं डेल्टा। तो अब अगर दोबारा से अगर नाउ करेंगे चला तो अब हम लोग को निकालना है डेल्टा का वैल्यू। तो डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा बात है, डेविएशन निकाल रहे हैं। तो डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू कर देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? अब सुनिए, अगर हम आपको बार बार पहले ही बता रखे हैं कि डेल्टा कहने का मतलब होता है मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में? यानी यह रेड वॉयलेट के लिए नहीं होगा, जो भी कैलकुलेट करेंगे ये सब कैलकुलेट होगा येलो कलर के लिए। अच्छा, डेल्टा निकालने के लिए क्या होता है? तो डेविएशन निकालने का फार्मूला हम आपको पहले ही पढ़ा रखा है। डेल्टा बराबर में ए म्यू माइनस में वन, पढ़ा रखे नहीं पढ़ा रखे हैं? ये म्यू माइनस में कौन सा? वन। अब सुनिए, अगर यह मीन डेविएशन के लिए बात करें, सिंगल कलर तो मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीन डेविएशन कहने का मतलब हम इसको निकालते हैं येलो कलर के लिए। कौन सा कलर के लिए? येलो कलर। ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग मीन डेविएशन लिख रहे हैं तो इसीलिए लिख देते हैं। तो अगर हम लोग पहला वाला के लिए लगाएंगे तो इसको ए1 लिख सकते हैं, ऐसा चला। अब सुनिए, ए1 इंटू में यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस में वन, अब प्लस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए2 इंटू में क्या लिख सकते हैं? म्यू वाई माइनस में वन। लेकिन यहाँ पे म्यू, क्योंकि दूसरे वाला प्रिज्म का डैश है तो डैश लिखेंगे, पहले वाला में डैश नहीं तो डैश नहीं लिखेंगे। कोई बोलेगा आप डेल्टा निकालने के लिए डेल्टा वाई क्यों निकाले हैं? उसको बोलना है कि बाबू यह जो हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं ना, यह निकाल रहे हैं मीन कलर के लिए, और मीन कलर का वैल्यू कौन सा होता है? येलो। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? कोई आदमी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब सुनिए, अगर यहाँ से डेल्टा और निकालते हैं तो हम लोग ये क्वांटिटी पता है क्या कर लेते हैं? हम लोग इसमें से कुछ क्वांटिटी कॉमन लेते हैं। और क्या कॉमन लेते हैं? a1 बाई a2 रखा है ना, तो हम लोग यहाँ से कुछ क्वांटिटी क्या कॉमन उठा लिया जाए?
A2 कॉमन उठा लिया जाए। हाँ, कुछ तो कॉमन उठावे करेंगे तो ठीक लगेगा। सुनिए, A2 अगर कॉमन उठा लेंगे, चला ठीक है, तो अगर यहां से A2 को हम लोग बाहर निकाल दिया है, तो A2 को बाहर निकालने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा A1 बटा में A2 इंटू में म्यू y माइनस में 1, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पल रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा कॉमन उठा लो। तो कॉमन उठा लेते हैं A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कॉमन उठा लेते हैं, ये वो नहीं, पूरा का पूरा क्वांटिटी कॉमन उठा लेते हैं। उठा लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा A1 इंटू में म्यू y माइनस में 1, और इसके डिवाइड में क्या मिलेगा, इसके डिवाइड में मिलेगा A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। अगर कॉमन उठा लेंगे तो कोई भी लगा कॉमन काहे के लिए उठा रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं लग रहा था। हम लोग को 1 मिनट में जादू होने वाला है। तो A2 बात समझ में, यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू y डैश माइनस में 1, याद रखेगा यह मीन डेविएशन है, चला ठीक है। अभी हम लोग इसको ऐसा खतरनाक बना के लिखे हुए हैं। अच्छा, इस वाले क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं A1 बाई A2 इंटू में म्यू y माइनस में 1, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, म्यू y डैश माइनस में 1 से। अब प्लस में क्या कर देंगे 1। यही लाइन को थोड़ा ऐसे अरेंज करके लिख दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना किन्हीं को। अब कहाँ लिखे, यहाँ पे थोड़ा मिटा के लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, हम इसको मिटा देते हैं, अभी इसका जरूरत है नहीं। सुन बाबू, अगर यहां से डेल्टा अब निकालना चाहेंगे हम लोग, तो डेल्टा अगर निकालना चाहेंगे ना, तो सुनिए, ये वाला जो क्वांटिटी निकाल के लिखे हुए हैं A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1, ये इंटू में म्यू डैश y माइनस में 1 जो क्वांटिटी है ना, देखिए A2 इंटू में म्यू डैश माइनस, इस क्वांटिटी को अपन लोग डेल्टा 2 बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको एक लाइन लिख देते हैं, पहले छोड़ दीजिए। A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1, यहाँ तक कैसे लिख दिए। और सुनिए, अंदर में क्या करते हैं, A1 बाई A2 का वैल्यू होगा आपके पास, है या नहीं है। तो A1 बाई A2 के अगर वैल्यू को लिखेंगे, तो A1 बाई A2 के वैल्यू को लिखेंगे म्यू भी माइनस में म्यू आर, बात समझ में, डैश भी, और डिवाइड में क्या लिख देंगे म्यू भी माइनस में म्यू आर। ये हमने वैल्यू किसका लिख दिया है, ये वैल्यू हमने लिखा है A1 बाई A2 का, यस और नो। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है म्यू y माइनस में 1, बात समझ में। और इसके साथ डिवाइड में क्या है, चला, इसके साथ डिवाइड में है म्यू y डैश माइनस में 1, और ये पूरा के साथ में है +1। यहां तक बात आपको समझ में आ रहा है। अब सुनिए, अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें, तो फाइनल रिजल्ट पता है क्या मिलेगा। एक लाइन खाली और देखिएगा, आंसर आ गया है A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1। अब इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश, ये हो गया। और इसके साथ डिवाइड में लिख देते हैं किसको, म्यू y डैश माइनस में 1 को, और इसके बाद लगा देते हैं मेन डिवाइड। मेन डिवाइड लगाने के बाद लिख सकते हैं म्यू भी माइनस में म्यू आर को लिख देते हैं, और इसका साथ डिवाइड लगा किसको लिख देते हैं, म्यू y माइनस में 1 को लिख देते हैं। अब प्लस में क्या लिख देते हैं 1। ध्यान से सुनिएगा, मेन डिवाइड ये वाला है, इसको ऊपर ले गए तो मेन डिवाइड के नीचे ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसके नीचे डिवाइड लगा दिए, यानी ये वाला क्वांटिटी वापस ऊपर चला जाएगा, नहीं चलेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब बोलिएगा आप ऐसा काहे लिखे हैं, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ना, तो यह डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, और ये वाला भी किसका फॉर्मूला है, डिस्पर्सिव पावर का। यानी अगर यहाँ से डेल्टा निकालेंगे ना, तो इस वाले क्वांटिटी को डेल्टा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मेन डेविएशन। और इस वाले क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा 1, या ओमेगा डैश कर दीजिए, सब डैश ही डैश लिखा है ना, तो ओमेगा इसको डैश कर देते हैं, क्योंकि सारा डैश में है। डैश मतलब इसका जो ओमेगा होगा उसको ओमेगा डैश बोल दिया है, इसको ओमेगा को ओमेगा बोल दिए हैं। नीचे वाला जो क्वांटिटी होगा उसको बोलेंगे ओमेगा, प्लस में कौन सा चला 1। दैट इज द फार्मूला ऑफ डेल्टा, दैट इज द फार्मूला ऑफ कौन सा, डेल्टा। इतना क्वांटिटी आपको लिखना है। ये बात तो आपको समझ में आया। आप लोग फोटो बनाए हुए थे, नहीं बनाए हुए थे, कैसे लिखिएगा अब इसको, पहले फोटो बना लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। कौन सा अगला टॉपिक बनाना है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ध्यान से सुनिएगा, अगला टॉपिक अपन लोग बनाते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पहले सुन लीजिएगा, टॉपिक बनाना है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। और पुराना वाला क्या बनाए थे, याद रखिएगा, पुराना वाला में लिखा हुआ था विदाउट डिस्पर्सन, इस वाले में लिखा हुआ है विदाउट डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले टॉपिक बना लेते हैं। टॉपिक बनाना है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पिछला वाला में लिखा हुआ था विदाउट डिस्पर्सन, तो इस वर्ड के कारण चेंज करता है।
पिछला वाला में डिस्पर्सन नहीं हो रहा था, इस वाले में डेविएशन नहीं हो रहा है। सुनिए, हमने प्रिज्म बनाया तो एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया, चला तो व्हाइट लाइट को पास करने के बाद रेड वायलेट बटेगा, सेकंड वाला में आएगा। सेकंड वाला जो प्रिज्म है ना, चला इसमें क्या खास बात अलग बनाता है, सेकंड वाला प्रिज्म जो है ना इस बार वह सारे के सारे लाइट रे को मर्ज नहीं कर पाता है, यानी रेड और वायलेट कलर अलग अलग रह जाएगा, मर्ज नहीं कर पाएगा। और इसके बाद ये दोनों कलर निकलेगा बाहर। याद रखिएगा कि चूंकि दोनों कलर मर्ज नहीं हो रहा है, तो मर्ज नहीं हो रहा तो इसमें डिस्पर्सन हो रखा है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाता तो डिस्पर्सन गायब हो जाता, लेकिन चूंकि दोनों आपस में मिला हुआ नहीं है, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में अपन लोग बोलेंगे कि डिस्पर्सन हो रखा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए डेविएशन का वैल्यू 0 है। अगर इसके लिए हम लोग को कहानी लिखने के लिए बोलेगा तो इसमें डेविएशन का वैल्यू 0 है, यानी अगर जो डेल्टा अपन लोग लिखते हैं तो पहले वाले प्रिज्म के लिए डेल्टा और दूसरे वाले प्रिज्म के लिए डेल्टा, टोटल डेल्टा यही हो गया ना, तो इस वाले डेल्टा का वैल्यू अपन लोग लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे, चला 0, क्योंकि इसमें तो हो ही नहीं रखा है, पहले ही बोल रखा है कि डेविएशन का वैल्यू 0 है, लेकिन डिस्पर्सन का वैल्यू हो रखा है। तो हम आपको पहले बताए थे कि इसका डिस्पर्सन को बोल देते हैं एंगुलर डिस्पर्सन को θ1 और इसके एंगुलर डिस्पर्सन को बोल दिया है θ2। यस और नो? तो अगर टोटल डिस्पर्सन निकालना पड़ेगा तो उसको थीटा बोल दे, है या ना? तो थीटा निकालने के लिए अपन लोग θ1 प्लस में θ2 कर देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 100% काम हो जाएगा, यानी θ1 प्लस में θ2। अब हम लोग इसको करते हैं बनाना स्टार्ट। हम आपको अब हम लोग है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Δ1 प्लस में Δ2, इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, चला 0। हम आपको पहले बता रखे कि यह जो डेल्टा निकालते हैं ना हम लोग, ये निकालते हैं मीन कलर के लिए। किसके लिए निकालते हैं, मीन। तो Δ1 बराबर में A1 इंटू में म्यू y माइनस में 1, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1, क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डैश मान रखे हैं, इसलिए यहाँ पे डैश लिखेंगे। और इसके वैल्यू को अपन लोग कितना लिख देंगे, 0। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब सुनिए, ये वाला क्वांटिटी इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो अगर A1 बराबर में निकालेंगे तो A1 म्यू y माइनस में 1 बराबर में मिलेगा A2 इंटू में म्यू y डैश माइनस में 1, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुराना वाला में माइनस छूट गया था क्या? अच्छा चलो, माइनस छूट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो माइनस छूट गया था तो आप लोग उसमें माइनस शामिल कर लेंगे। वहां हाँ एक जगह माइनस मिस्टेक हो रखा है, ठीक है। आप लोग माइनस सिर्फ ऐड करते जाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा फर्क पड़े। सुनिए ना पहले इधर, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, A1 बाई A2 बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस म्यू y डैश माइनस में 1, ठीक है, डिवाइड में म्यू y माइनस में 1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा मिल जाएगा। अब सुनिए, इस वाले क्वेश्चन में अपन लोगों को कैलकुलेट करना है थीटा, तो थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर में लिख सकते हैं θ1 प्लस में θ2। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब सुनिए, अगर यहाँ पे थीटा निकालना रहेगा तो पहला वाला के लिए अगर थीटा निकालेंगे तो आपको बताए थे A1 इंटू में म्यू y माइनस में म्यू r, और इसके लिए अगर निकालना रहेगा तो इसको अपन लोग बोलेंगे A2 इंटू में म्यू v डैश माइनस में म्यू r डैश, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 100% बोलेंगे। कहानी तो यही होने वाला है ना। अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, हम लोग इसमें से किसी क्वांटिटी को ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं, चला कॉमन। तो कॉमन किसको लेते हैं, कॉमन लेते हैं A2 को। तो A2 को कॉमन लेंगे तो म्यू v डैश माइनस में म्यू r डैश, यही ना कॉमन मिलेगा, इनटू में अगर यहाँ पे इसको कॉमन उठा लिया जाए तो कॉमन उठाने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, A1 इंटू में म्यू y माइनस में क्या मिलेगा, म्यू r, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे A2 इंटू में म्यू v डैश माइनस में म्यू r डैश, ऐसे डिवाइड करेंगे। अब प्लस में क्या मिल जाएगा, 1। यहां तक बात समझ में रखा है? चलो अब सुनिए, थीटा बराबर में अगर हम लोग इसको लिख दे A2 इंटू में म्यू v डैश माइनस में म्यू r डैश, यहां तक कैसे हो गया? चला बाबू पहले इधर सुनिए, अगर हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A1 बाई कौन सा, A2 इंटू में क्या लिख सकते हैं, म्यू y माइनस में y नहीं v, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, गलती नहीं होना चाहिए, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे ताकि कहीं पे थोड़ी सा भी मिस्टेक नहीं हो। माइनस में म्यू r डैश और प्लस में कौन सा चला, 1। देखे तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रखा है ना, सब ठीक ठाक है कि ना, में गलती हो गया है?
यहाँ पे हाई भी होगा, इस स्लाइड की कोई मिस्टेक थोड़ी हुआ। थीटा देख चला, तो हम लोग इसको A2 लिख सकते हैं, तो ये मिलेगा म्यू भी डैश, मिलेगा ऐसा, माइनस में म्यू आर डैश। अब सुनिए, A1/A2 का वैल्यू आप पहले निकाल दिया है, देखे तो यहाँ पे निकाल दिया है, तो इसमें आ रखा है माइनस, क्या रखा चला माइनस। बाबू है ना, सुनिए ना पहले, तो अगर यहाँ पे अपन लोग माइनस लिखेंगे तो माइनस लिख दिए, तो माइनस लिखेंगे तो म्यू वाई डैश माइनस में 1 डिवाइड में म्यू वाई माइनस में 1, ये हमने लिख रखा A1/A2 का वैल्यू, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे, म्यू भी माइनस में म्यू आर और डिवाइड में म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब प्लस में क्या लिखेंगे 1, यहाँ तक हो गया। अच्छा ये माइनस है, प्लस में है, तो कहे नहीं प्लस वाला को आगे लिख दिया जाए, माइनस वाला को पीछे लिख दिया जाए। पिछला बार यही तो मिस्टेक कर गए थे हम लोग। तो थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर में लिख सकते हैं A2 इंटू में, A2 में क्या लिख सकते हैं, म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश, यहाँ तक मिलेगा ऐसा। अब सुनिए ना, 1 को लिख देते हैं पहले, अब माइनस हो गया पीछे, तो ये प्लस में तो आगे लिख दिया, माइनस है तो पीछे लिख दिया। अब हम लोग इसको अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं, तो म्यू भी म्यू आर ऊपर है नीचे है, तो इस वाले क्वांटिटी को अगर लिखना चाहेंगे तो म्यू भी माइनस में म्यू आर, और इसको अपन लोग डिवाइड कर देते हैं म्यू वाई माइनस में 1 से, और इसको डिवाइड किससे करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश से, और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, म्यू वाई डैश माइनस में 1 से, ऐसा डिवाइड कर दे। कोई बोलेगा पुराना वाला जैसा तो ही लिखे हैं, उस वैसे लिखने का काम है और किसी का काम है ही नहीं। तो थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो क्वांटिटी है डैश वाला, तो डैश वाला क्वांटिटी को आप क्या लिखे हुए हैं, थीटा 2 लिखे हुए नहीं लिखे हुए हैं, तो इतना क्वांटिटी को अपन लोग थीटा 2 लिख दें इनटू में 1 माइनस में ऊपर में y वाला, मतलब म्यू भी माइनस म्यू आर है, तो ऊपर वाले को ओमेगा लिख सकते हैं, और नीचे वाला जो क्वांटिटी है इसको ओमेगा डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम वगैरह बाद में देना है, इतना लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा आपको। ये बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। इस फोटो को बना लीजिए और इसको पूरा छाप लीजिए, बात समझ में आया। फोटो नहीं बनाएंगे क्या आप लोग, फोटो बना के छापना है, ठीक है। अब वीडियो को कर दीजिए यहीं पे पॉज, बाबू वीडियो पॉज कर